मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट वन के सेकंड पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, यूके यूनाइटेड किंगडम अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें क्या है इंडिया अर्थात भारत। इसमें से जो है आपका इस वर्ष जो है अपने सिलेबस से या विषय वस्तु से जो है चाइना का जो संविधान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान को यहाँ से हटा दिया गया है। तो हमको जिन देशों के संविधान के परिप्रेक्ष्य में इस सिलेबस को निश्चित किया गया है उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम सभी के संविधानों का जो है अध्ययन करेंगे। उसके संबंध में पहले यूनिट में यूके के संविधान दिया हुआ है, सेकेंड यूनिट में आपका यूएसए का संविधान दिया हुआ है, फोर्थ यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हो जिसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट, और फोर्थ यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट बी में डिवाइड किया अर्थात दूसरे भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम ये बात करते हैं कि इसमें से जो हमें देखते हैं तो इसके हम आज जो सिलेबस विषय वस्तु उठाए रहे हैं तो उसमें हम भारत के संविधान पार्ट ए से उसको उठाएंगे ताकि उसके बेसिक चीज़ों के बारे में भी हम भारतीय संविधान के बारे में हम कुछ चीज़ें सीख लेंगे या उसके बारे में जान लेंगे तो हमें विश्व के अन्य देशों के संविधानों को जानने के लिए जो है एक जो है आसानी होगी। अर्थात विश्व की जो भी संविधान है उनमें भी इसी प्रकार की वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो हम बात करते हैं कि अब ये चर्चा होती है, हमने विषय वस्तु में भी ध्यान दिया और जिन छात्रों को विषय वस्तु के संबंध में हो तो इस वीडियो में ही साइड में बीए पार्ट वन का सिलेबस भी लगा हुआ है, आप चाहें तो इसको आसानी से अपना रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब भी इसमें जो है भारतीय संविधान के पार्ट वन में हम ये चर्चा करेंगे कि संविधान का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संवैधानिक सभा का गठन। सिलेबस में तो है, इसको पढ़ेंगे, पावर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, शक्ति और कार्य पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य और उसके दर्शन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हमें अब इसके साथ साथ हमारे मन में अब यह जिज्ञासा जागृत होती है कि अब ये संविधान कहते किसे, संविधान का क्या उद्देश्य होता है, संविधान किसके लिए होता है। तो इन परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करते हैं तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक लिखित नियमों का एक क्या होता है, संग्रह होता है। लिखित भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ अलिखित भी कह सकते हैं। अर्थात संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह संग्रह होता है जिसके माध्यम से किसी देश के शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और उसके अंतर्गत अर्थात उस संविधान के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो संविधान किसके लिए होता है, अर्थात संविधान सरकार के लिए होता है अर्थात राज्य के लिए होता है। क्योंकि संविधान सरकार के लिए होता है और सब पार्लियामेंट द्वारा या विधायिका संसद द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वो किसके लिए होते हैं, नागरिकों के लिए होते हैं अर्थात वहाँ पर उस देश या राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए होते हैं। उन्हीं के कानूनों के उन्हीं के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था का जो है संचालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान में जब हम बात करते हैं तो संविधान
तो ये हमें आज से समझ में आया कि संविधान किसके लिए है, अर्थात संविधान किसके लिए है, राज्य के लिए है या सरकार के लिए। कहीं कहीं उसी को दो पर जब थ्योरेटिकल परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो वही राज्य कहलाता है, और जब संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वही सरकार। अर्थात राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है और सरकार उसका मूर्त रूप है। आपको अगर कहीं राज्य से मुलाकात करनी हो जो है तो उसके लिए आपकी कहीं मुलाकात नहीं होगी। आप बहुत बड़े पैमाने जो उसमें क्या है, जब भारत के चारों ओरों से जो जिसकी उसकी सीमा रेखा है उसके चारों तरफ से राउंड लेकर के आएंगे तब आपको राज्य का अनुभव होगा, लेकिन वास्तविक रूप से उससे मुलाकात नहीं होगी। राज्य की वास्तविक रूप से मुलाकात किससे होती है, सरकार से। इसीलिए राज्य क्या है, एक अमूर्त संस्था है और सरकार उसका मूर्त रूप है। अब हम बात करते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पूरे संविधान की जब हम बात करेंगे तो संविधान में हम 3 चीजों का अध्ययन कर पाते हैं। उस संविधान के अंतर्गत हम वहां पर 3 चीजों को जो है दृष्टिगत रख पाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं जो है, अब आप लोग इस फिगर के माध्यम से भी जो है समझने का प्रयास करिए। हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा जा रहा है। संविधान, अब थोड़ा सा ये छोटा सा स्तर पे है, समझने का प्रयास करें। संविधान के अंतर्गत हम जो है 3 चीजों को रखते हैं। एक स्टेट, राज्य, स्टेट, और गवर्नमेंट दूसरे नंबर पे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टार्ट में, और इसमें बात जो है इसमें कैंडिडेट, व्यक्ति के लिए। अर्थात संविधान के अंतर्गत हम 3 चीजों को रखते हैं, स्टेट अथवा राज्य, उसके दूसरे पार्ट में देखेंगे सरकार, और तीसरे में देखेंगे व्यक्ति जो है। अर्थात 3 चीजों का ही संपूर्ण संविधान में ही उल्लेख है। कहीं राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, और इसके बाद राज्य किसे कहते हैं, सरकार क्या है, सरकार के अंतर्गत क्या आता है, सरकार में जो है जो कार्यपालिका है सरकार, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, व्यक्ति और राज्य के बीच क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड कैंडिडेट, या राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। यही तो अब अधिकारों की बात दिलाते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के अध्ययन ही राजनीति कहलाती है। राजनीति का से पढ़ेंगे तो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों के अध्ययन को ही राजनीति कहते हैं। तो अर्थात उस संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से जब किसी एक जो है लोकतांत्रिक देश की बात होती है तो संविधान के माध्यम से इस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं जो है कि राज्य के अंतर्गत हम उस अभी 3 चीजों का अध्ययन किए हैं कि इसमें हमें 3 चीजों का ध्यान में रखना होगा कि राज्य के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत 3 चीजें आएंगी। उन्हीं 3 चीजों का पूरे 395 अनुच्छेदों में घूम घूम कर उसके जो है वर्णन मिलेगा। पहले राज्य, फिर सरकार या व्यक्ति, तीनों चीजों का मिलेगा। तो अब हमें समझना होगा कि राज्य कहते किसे हैं। जैसे हमने संविधान को समझा कि संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है और उसमें सरकार के विभिन्न अंगों को जो है सुनिश्चित किया जाता है। उसी प्रकार से हम राज्य को भी देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत हम जब राज्य के तत्व पढ़ेंगे तो उस राज्य में अब हम किसको राज्य मानेंगे, व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, किस या राज्य की क्या क्वालिफिकेशन है, किसने राज्य एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के क्या तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनके माध्यम से हम उस राज्य को पहचान सकें। तो हम इस पॉइंट पर जब हम देखेंगे तो राज्य के तत्व में से आप इसका पहला पॉइंट देखिए। तो राज्य के तत्व में से पहला पॉइंट जो है पर्याप्त जनसंख्या। अर्थात कोई राज्य होगी
तो वो उसमें पर्याप्त, क्योंकि अगर हम एशियन पीरियड की बात करते हैं तो जो प्लेटो ने 5040 होनी चाहिए उस राज्य की जनसंख्या बताया है अपने प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में। अरिस्टोले हैं, वो भी पश्चात जो है पश्चात राजनीतिक चिंतनों में से आते हैं प्राचीन में, उन्होंने भी 10,000 अपने यहाँ नागरिकों की संख्या बताई है। जबकि यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखे हैं तो राज्य की अब ये संख्या निश्चित नहीं हो की गई किसी भी उसमें कि राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो उसमें लेकिन उसमें जो राज्य की तत्व पर्याप्त जनसंख्या, ताकि उस देश की शासन व्यवस्था और सुरक्षा जो के संचालन के लिए वहाँ पर्याप्त नागरिक और योग्य व्यक्ति मिल सके, इसलिए वहाँ क्या होनी चाहिए, पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक निश्चित भूभाग, उस राज्य के अंतर्गत एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, उसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि यहाँ अपने यहाँ के देश की कितनी सीमा है, कहाँ से बॉर्डर्स हैं जो है। तो एक राज्य के अंतर्गत दूसरी क्वालिफिकेशन पॉइंट में एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट में है, एक सरकार होनी चाहिए, अर्थात सरकार को जो है राज्य के अंतर्गत भी रखते हैं और सरकार स्वयं में भी है जो है, ठीक है। तो इसमें जो है राज्य जो है होने चाहिए, एक सरकार होना चाहिए राज्य के अंतर्गत एक तीसरे तत्व के रूप में, और चौथा तत्व है संप्रभुता, अर्थात संप्रभुता राज्य का क्या है, प्राण तत्व है या सर्वोच्च तत्व है, क्योंकि संप्रभुता राज्य का वह तत्व होता है। संप्रभुता अर्थात कहने का आशय है एक सर्वोच्च शक्ति, राज्य के पास एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जो अपने देश के आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो सर्वोच्चता होती है। तो हम अब देखें कि इस सर्वोच्चता के अंतर्गत जो है राज्य के अंतर्गत क्या क्या उसमें होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, राज्य में क्या है, सर्वोच्चता। इस हम आप इसमें समझ में आया होगा कि राज्य किसे कहेंगे, अर्थात जिसमें जहां पर पर्याप्त जनसंख्या होगी, एक निश्चित भूभाग होगा, एक सरकार होगी, संप्रभुता होगी, उसी को ही हम राज्य कह सकते हैं। जैसे भारत एक राज्य है, ना कि मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड या अन्य भारत के आंतरिक राज्य। इसके संबंध में हम अगर बात करेंगे तो इस दृष्टिकोण में जब हम राज्य को परिभाषित करेंगे तो जैसे भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूरोप जो है, इंग्लैंड है, जो है ब्रिटेन है, इस प्रकार के जो देश होंगे वो उसको जो है राज्य के अंतर्गत हम रखेंगे जो है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ जो है राज्य में जो है, और हम बात इसमें देखते हैं कि इसके और हम विषय वस्तु को ही दृष्टिगत रख के हम बात करेंगे जो है। अब सरकार की बात है सेकेंड पॉइंट में होती है, देखते हैं हम सरकार। तो सरकार में हम ये देखते हैं कि सरकार कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। तो सरकार को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, गवर्नमेंट को हम दो भागों में बांटे सरकार को जो है, क्योंकि सरकार कार्यपालिका के अंतर्गत आती है ना। तो कार्यपालिका में जो है सरकार हो गई, सरकार के जो कार्यपालिका में थी वो। इसके बाद हम क्या कहते हैं, व्यक्ति देखते हैं। तो व्यक्ति अर्थात हम संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य, सरकार और व्यक्ति की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अभी देखते हैं कि संविधान, ये संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा जो है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो संविधान की हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ की जो संविधान है किसी एक समय या कुछ एक निश्चित समय काल का परिणाम नहीं है, ये हमारे लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि भारत एक जो है औपनिवेशिक देश था इंग्लैंड का जो है, उस औपनिवेशिक काल में भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा जो समय समय पर जिन अधिनियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता रहा है, वो भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास का क्या है, एक अंग के रूप में काम करते हैं। अर्थात संविधान जो हमारे जो है
हमारा संविधान जो किसी एक दिन का जो है परिकल्पना या उसकी उपज नहीं है, ये बहुत लंबे अनुभवों से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार जो संविधान हमारा है तो क्या है, बहुत लंबे समय से जो है वो क्या है, चलता रहा है। वो उसमें प्रक्रियाएं होती रही हैं। कभी 1773 का रेगुल एक्ट आया, कभी जो है फिट्स इंडिया एक्ट आया, कभी 1813 का एक्ट आया, 1833 के एक्ट आए, 1800 जो है 53 का एक्ट आया, 1858 का एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, और लास्ट में जो है 1947 का एक्ट आया। उसके पहले 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई जो है, ठीक है। और 1900 भारत शासन अधिनियम जब 1947 आया, उसी के माध्यम से स्वतंत्रता जो है अधिनियम पारित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो इस संविधान सभा के जो है गठन, और हम इसमें हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हमारे इस संविधान के गठन क्या उद्देश्य क्या था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, हम इसके किस पर्पज को लेकर हमने संविधान का गठन किया। तो इस संविधान के गठन का उद्देश्य राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करना पहला पॉइंट था कि राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करना है। दूसरे पॉइंट में राष्ट्र की समस्याओं का निदान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। संविधान सभा, अब उस संविधान सभा के माध्यम से और पॉइंट थे कि उससे क्या था, एक संविधान का जो है निर्माण करना, और जब तक, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक भारतीय जो है संसद का गठन नहीं हो जाता, उस संविधान सभा के माध्यम से ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन करना। इस प्रकार से क्या किए थे कि संविधान के हमारे क्या थे, उद्देश्य थे जो है हमने। अब इसमें हम देखते हैं कि संविधान भी जो है कि अब इसके संविधान सभा के गठन की जब बात होती है तो हमने जैसे बात किया जो है कि संविधान सभा के गठन के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या किस कैसे हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान सभा के जब गठन की बात होती है तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान में कुल जो है कितने सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होंगे और 4 चीफ कमिश्नरियों के से होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। अर्थात इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से उस संविधान सभा का जब गठन किया गया उसमें यह बताया गया कि इस जिसमें से कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी और जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी, 292 ब्रिटिश प्रांतों, क्योंकि उस समय भारत में उपनिवेश अवश्य था भारत जो है ब्रिटेन का, लेकिन जो है अंग्रेजों का संपूर्ण भारत में आधिपत्य नहीं था। उसके कुछ हिस्सों या भागों में भारत में शासन का संचालन अंग्रेज अपने यहाँ कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट या के अंतर्गत जो भारतीय प्रांत थे, तो ब्रिटिश में जो है अंतर्गत प्रांत इनको जो है 292 सदस्य दिए गए, क्योंकि उनकी संख्या तब भी जो है ज्यादा थी। तो 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे। 4 चीफ कमिश्नरियां जो स्थापित थी, भारत अंग्रेजों ने अपने भारत में स्थापित किया था शासन व्यवस्था के संचालित करने के लिए। आज का जो प्रेजेंट टाइम का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, तो जैसे आप कहते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, तो अब जो उसी का एक परिवर्तित रूप यूं समझिए, जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अभी अगस्त 1919 में जो है अगस्त 2019 में सॉरी जो है अगस्त 2019 में जो है आपका जो जम्मू कश्मीर जो है पुनर्गठन अधिनियम जो पारित किया गया, तो भारत सरकार ने उसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। तो जो अंग्रेज थे उस समय अपने शासन व्यवस्था को जो महत्वपूर्ण एरिया थे, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इस प्रकार से केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ अपने शासन के अंतर्गत उनका उन क्षेत्रों का क्या करती है, संचालन करती है। तो इसी प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरियों का जो अंग्रेजों ने जो है अपने देश में निर्माण कर रखा था। 93 सदस्य 93 जो है सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे, अर्थात जो देशी रजवाड़े थे, छोटे बड़े जो जितने भी रजवाड़े थे, उन सदस्यों में से जो है 93 सदस्यों को देशी रजवाड़ों से थे। उसकी गठन का उद्देश्य था कि प्रति जो है 10,000 जनसंख्या पर एक किसका जो है एक सदस्य का जो है चुनाव किया जाएगा। अर्थात जिस प्रदेश की जनसंख्या 10 लाख होगी तो 10 लाख पे एक सदस्यों का क्या किया जाएगा, जो है एक सदस्य वहां से चुना जाएगा संविधान सभा के माध्यम से। तो इस प्रकार उसमें भी जो है भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा न होकर के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ जो है। अर्थात जो इस संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, वो जो सदस्यों का चयन किया गया, वहां पर जो है एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से ना होकर के जो है एक प्रांतीय सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से जो है चुने गए जो है। यह चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी द्वारा होना था। संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव जैसे हमने बताया कि 10 लाख जनसंख्या पर होना था। अर्थात निर्वाचन का आधार वर्गीय था। संपूर्ण भारत को मुसलमान, सिख व हिंदू क्षेत्रों में बांट दिया गया था। और इसमें से जो है जब इस संविधान सभा का चुनाव किया गया, जिसमें से जो है सदस्यों का जो चयन होकर के आया, तो उस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित 389 सदस्यों के स्थान पर केवल 296 का चुनाव हुआ। इसमें भी जो है क्योंकि उसमें से जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग की वजह से उसका जो है विघटन हुआ, और इसमें जो है 200 जिनमें से 296 में से 208 सदस्य कांग्रेस के सदस्य थे, 73 मुस्लिम लीग के से थे, और शेष दो छोटे छोटे दलों से थे और निर्दलीय थे, जिसमें से साम्यवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। पहले मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में संविधान सभा में सम्मिलित होने का तो निर्णय लिया था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के जब सेंट्रल हॉल में हुई, तो मुस्लिम लीग शामिल उसमें नहीं हुई। 9 दिसंबर की जो है और 9 दिसंबर को ही जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या अस्थायी अध्यक्ष अर्थात जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है कि नियुक्त हुई। इसमें क्या होता है कि जब भी आज भी वही परंपरा है कि जब संविधान सभा उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, और सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उनको एक दिन के लिए अस्थायी सदस्य की जो है नियुक्त की गई। इसके बाद 11 उनका उद्देश्य क्या होता, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है, उन चयनित या निर्वाचित सदस्यों को क्या होता है, शपथ ग्रहण करवाना होता है। आज भी जब कभी भी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे केंद्रीय जो है सरकार के गठन के लिए संसदों का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री के जो, तो उसमें क्या होता है कि एक अस्थायी वरिष्ठ सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, उसमें ये भी आवश्यक नहीं होता है कि वो किसी पार्टी का, जिस पार्टी की सरकार बन रही हो उसी पार्टी का सदस्य हो, बल्कि उस चुने हुए सदस्यों में सबसे वरिष्ठ या जो है सीनियर होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि सभी निर्वाचित सदस्यों को जो है शपथ दिलाना होता है। और इसके बाद संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। अब इसमें जब संविधान उस सभा में उसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया तो उसके विरोध में जो है अग्रणी जो है डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे। तो इसमें क्या था, उनका थोड़ा दृष्टिकोण उस परिस्थितियों से फेस करके आए थे जिनका उनका हर दृष्टिकोण से जो है वो उनको लगता था कि जो ये व्यवस्था चल रही है वो उचित नहीं है। तो प्रारंभ में इनका दृष्टिकोण थोड़ा सा नकारात्मक था। बाद में जो है आमंत्रित सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर अंबेडकर को जो है पश्चिम बंगाल से जो है चुन लिया गया। अब जब उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने काम किया। इसके महत्व जब उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया तभी उनको जो है प्रारूप संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति का जो जब गठन किया गया तो जिसमें डॉक्टर बी एम अम्बेडकर को जो उसमें क्या हुआ स्थायी उसका प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में उनको चयन किया गया। और प्रारूप समिति जो है और 29 अगस्त जो है 47 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति तैयार कर संविधान सभा में पेश किया गया। इस प्रकार से क्या है कि इस समय इस प्रकार से संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। अब जो इस गठन के बाद अब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा जब गठन किया गया, इस गठन के साथ साथ इसमें एक संविधान सभा का जो कार्य था ये बहुत छोटा कार्य नहीं था, ना बहुत इतना सरल और सहज था। इस प्रकार संविधान सभा को बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण करने के लिए उन्हीं सदस्यों में से जो है अलग अलग समितियों का गठन किया गया, अर्थात अलग अलग जो है भागों में उसको जिम्मेदारियां दे दी गई समिति के माध्यम से, अर्थात इस काम को आप करेंगे, इस काम को आप। आज भी जैसे घरों में भी कोई फंक्शंस होते हैं तो जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक हर व्यक्ति को अलग अलग काम जो है डिवाइड कर दिया जाता है ताकि यदि कोई भी गलती हो या कोई भी जिम्मेदारी हो तो उस संबंधित व्यक्ति से उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। इसी प्रकार संविधान सभा के कार्य को आसान करने के लिए और सही तरीके से अंजाम देने के लिए उसमें जो है विभिन्न जो है समितियों का गठन किया गया, जिसमें संचालन समिति व नियम समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए अध्यक्ष, संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, डॉक्टर भी अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, मौलिक अधिकारों की समिति, राज्यों की समिति, अल्पसंख्यकों के समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, जो है सरदार, उनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद झंडा समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। इसके साथ साथ हम उन चीजों को भी देख रहे हैं कि उस समय हमारी संविधान सभा में कई महिलाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें से हंसा बाई मेहता, दुर्गा बाई, सरोजिनी नायडू जैसे महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई। और उसी 24 जनवरी 1947 को संविधान जो है सभा के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर H.C. मुखर्जी को जो है चुना गया। और इस प्रकार पूरे संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और इसको याद करने में आप लोगों को और आसानी हो तो टोटल 3 वर्ष में 12 दिन जो है 12 डे जो है डे लेस कर दीजिए, अर्थात कम कर दीजिए, तो आपका टोटल आ जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ठीक है,
इस संविधान सभा की गठन जो है। और इस जो है अब हम इनमें इसकी जो है गठन देख लिया, संविधान सभा का गठन देख लिया, और इसके साथ साथ जो है विषय वस्तु पर आज हम चर्चा किया। इसकी हम उद्देशिका पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब उद्देशिका संविधान सभा के गठन की बात होती है तो उसके उद्देशिका के बिना भी, क्योंकि उद्देशिका से ही इस दर्शन का जो है उसका रूप जो है स्पष्ट होता है। संविधान सभा की प्रस्तावना में जो है, क्योंकि हमने जब संविधान सभा का गठन किया उसके बाद प्रारूप समितियां बनाई, समितियों के बाद हमने ये निश्चित किया कि अब हमें विश्व अपने देश का संविधान कैसे बनाना है। तो अब हम इनके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं, दृष्टिगत रखते हैं कि हमने विश्व के विभिन्न संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया। विश्व के प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया। उनमें से हमें विश्व के संविधानों के अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि किस देश की कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, या उस देश में उस जो है कौन सी अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था का अच्छी तरह से संचालन किया जा रहा है। तो विश्व के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हमें जहाँ से जो मुख्य मुख्य चीजें लगी, हमने वहीं से उन चीजों को एडाप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, क्योंकि हम ब्रिटेन के ही औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में हम थे, और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी। संसदीय शासन प्रणाली के हमें उसमें गुण भी पता थे, और उस व्यवस्था के नियम और कानूनों से जो है हम लोग परिचित थे। तो जैसे हम संसदीय शासन प्रणाली वहां से लिया, तो एक इसमें थोड़ा देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली कहते किसे। संसदीय शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात वहां पर क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है, और जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका अर्थात संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायालय, विधि का शासन, इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज, सम्राट का, राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष होना, इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें जो है वहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। और जैसे अब अमेरिका के संविधान से भी हमने लिया, तो अमेरिका के संविधान से जो है राष्ट्रपति का सर्वोच्च सेनाओं के जो है कमांडर होना, जैसे मान लीजिए तीनों थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो सर्वोच्च कमांडर के रूप में पद हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के लिया। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायालय की सर्वोच्चता हमने कहाँ से लिया, वहां से लिया। न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से चीजें, समवर्ती सूची लिया, आयरलैंड से लिया, नीति निर्देशक तत्व लिया, और दक्षिण और जो है संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं लिया। आपातकाल की प्रक्रिया हमने वहाँ जर्मनी के बीमर संविधान से लिया, और आपका जो है फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946 को जो है स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जो है हमने जो है पूर्व सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिया। इस प्रकार हमने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमें जहां से जो चीजें लिया, वहां से हमने क्या किया, उन चीजों को एक्सेप्ट किया। अब हम इसी प्रकार से ना कि कहीं का ईंट कहीं का गारा, हमने बनाया अपना संविधान, भारत का संविधान। अर्थात जो चीजें हमें विश्व के संविधानों के अध्ययन करने के बाद जो जहाँ की चीजें हमको अच्छी लगी, उन्हीं चीजों को हमने अपने संविधान में समाहित किया। अब हम बात करते हैं प्रेम्बल्स या उद्देशिका की, कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल्स क्या है, किन शब्दों से हमारे संविधान की उद्देशिका की शुरुआत होती है। तो उसमें कहा गया कि वी आर पीपुल, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख या दिनांक 26 नवंबर 1949 अर्थात 1949 को मृत मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार से हमने अपनी उद्देशिका का निर्माण किया। इसमें क्या है, अब उस उद्देशिका को थोड़ा सा हम यूं समझेंगे कि जब ये हम जो अपने संविधान, अब इसमें जो आप डिजिटल बोर्ड में इस संविधान उद्देशिका को देख भी रहे हैं, प्रस्तावना को, उसको कई नामों से भी जानते हैं। उद्देशिका है, अमुक है, प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, कई नामों से जानते हैं। तो इसमें जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो ये लेटेस्ट जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना थी वो ये नहीं थी, क्योंकि उसमें कई शब्द बाद में जोड़े भी गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अब इसमें ये होता है, कई बार भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर निर्णय भी दे चुके हैं कि यदि कहीं पर भारतीय संविधान की व्याख्या करते समय यदि किसी भी सारगर्भित प्रश्न का जो है वहाँ समझ में नहीं आता या उल्लेख स्पष्ट नहीं है, तो उस उल्लेख को स्पष्ट करने के लिए या सारगर्भित शब्दों को समझने के लिए हमें प्रस्तावना को जो है ध्यान में रखना होगा। क्योंकि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे संबंधित, संसदीय शासन प्रणाली संविधान का मूल ढांचा है। तो केशवानंद भारती बनाम जो है भारत सरकार उसमें दिया गया है ना केस में, तो 1973 पे जो है, तो संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। भले संविधान में 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति जो है भारतीय संसद के पास है, लेकिन फिर भी उन संविधान के संसद जो है 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी अंग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान का मूल ढांचा ही विकृत हो जा रहा हो। ऐसी स्थिति में उन्हें संविधान के मूल इसमें देखा गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें फर्स्ट है, सेकंड पे जो है नहीं है, इसमें कई जो है ये है, आप इसको भी देख सकते हैं। संविधान सभा का जो है, अब अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो इससे आप बना सकते हैं। और ये संविधान सभा का गठन है, इसी में सिलेबस भी लगा है, सिलेबस भी जुड़ा है, सिलेबस भी जो जिनको ज़रूरत है। आप इसमें संविधान भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास भी देख सकते हैं। इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जिनको कंपटीशन के पर्पज से भी पढ़ना फ्यूचर में। कंपनी के अधीन भारत का शासन और सम्राट के अधीन भारत का शासन जब पढ़ेंगे, तो जब उसमें कंपनी के अधीन भारत का शासन पढ़ेंगे तो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के 1853 का जो चार्टर एक्ट आए हैं वो सब किसके शासन थे, जो है कंपनी के अधीन शासन था जो है। और जब भारत का शासन हुआ 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, और उसमें जो है 1947 तक के जो एक्ट आए जो है 1935 में मुख्य आई, इसके बाद से तो स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो ये जो है सम्राट के अधीन भारत का शासन था जो है, ठीक है। और इसमें जो है ये आपने देख ही लिया है। और ये भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम 1947 उस समय लाया गया था। यही भारत संवैधानिक सभा का गठन। इस प्रकार आज की हमारी क्लास जो है यही समाप्त होती है। थैंक यू।